वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? वायुमंडल जो हमारे ऊपर विस्तृत है वह हजारों सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, और यह जो वायुमंडल है उसके संबंधित जो वायु दाब पृथ्वी की सतह पर महसूस किया जाता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। मान लीजिए कि कोई गुब्बारा है। इस गुब्बारे में अगर हम वायु भर दें और उसके बाद उसका पुनः हम वजन लें तो बिना भरा हुआ गुब्बारा और भरे हुए गुब्बारे के वजन में अंतर आएगा, और यह अंतर किसके कारण है? जो वायु उसके अंदर स्थित है उसके कारण। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम देखें कि जो धरातल की हमारी सतह है या सागरीय सतह, इसके ऊपर जहाँ तक वायुमंडल विस्तृत है वो लगभग 60-70 हज़ार किलोमीटर तक है। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का क्षेत्र लें, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का क्षेत्र लें धरातल पर, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का क्षेत्र है, और यह क्षेत्र लेकर हम मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। इस 1 सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्र के ऊपर स्थित जो वायु का ये स्तंभ है पूरा, ये अपने आप में एक भार बनाता है किधर? इस स्थान पर, और यही भार जो इस स्तंभ के कारण होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम वायुदाब कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक तरह से परिभाषा हो गई कि धरातल के या समुद्री सतह पर जो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर या एक इकाई क्षेत्रफल जो है उसके ऊपर स्थित वायुमंडल के संपूर्ण परतों का जो दबाव है उसे हम वायुदाब कहते हैं। ठीक है, तो यही परिभाषा यहाँ पर दी हुई है। क्या है इसमें कि धरातलीय सतह पर या सागर तल पर प्रति इकाई क्षेत्र में, जैसे कि 1 सेंटीमीटर हुआ, 1 वर्ग मीटर हुआ, उसके ऊपर स्थित जो वायुमंडल है उसकी सतह की समस्त परतों के पड़ने वाले समस्त भार को वायुदाब या एयर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वायुदाब जो है वो कहाँ पर सर्वाधिक होगा? वायुदाब जो हुआ सर्वाधिक वह सागर तल पर सर्वाधिक होगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना होता है लगभग? ये भी आप देखें कि यह लगभग 14.7 पौंड, या ये तो एक 14.7 पॉइंट क्या है? अगर 1 इंच बाय 1 इंच का क्षेत्र हो उस पर 1 इंच बाय 1 इंच का अगर क्षेत्र है उस पर 14.7 पौंड का वजन पाया जाता है। ठीक है, और अगर इसी को हम 1 वर्ग सेंटीमीटर या 1 वर्ग सेंटीमीटर माने, कितना माने? 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का क्षेत्र माने, तो इस पर लगभग कितना वजन पाया जाएगा? इस पर लगभग 1 किलोग्राम। कितना? 1 किलोग्राम या फिर 1034 ग्राम। 1034 ग्राम वजन पाया जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? 1 इकाई वायुदाब कहते हैं। ठीक है, अब हम ये देख सकते हैं कि 1 वर्ग सेंटीमीटर जो क्षेत्रफल है उस पर कितना वायुदाब है? लगभग 1 किलोग्राम। तो अगर मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर पे कितना बड़ा शरीर है
उस पर कितना इकाई वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो उस पर प्रति सेंटीमीटर पे 1 किलोग्राम का वज़न है। तो अगर इतना अधिक वज़न हमारे ऊपर है तो हमें वो महसूस क्यों नहीं होता? वो हमें इसलिए महसूस नहीं होता कि हमारी शरीर के अंदर भी उसको बैलेंस करने के लिए उतना ही वायुदाब पाया जाता है, तो वो उसको बैलेंस कर लेता है। लेकिन अगर हम मान लीजिए मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं, और मैदानी क्षेत्र से यदि हम कहाँ पर जाते हैं, हम पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर वायु विरल हो जाती है, और वायु विरल होने के कारण वायुदाब भी कम होता जाता है। और वायुदाब जब कम होता है तो हमारे शरीर के अंदर तो वायुदाब अधिक पाया जाता है और बाहर वायुदाब हमारे को कम मिलता है। तो जब वायुदाब बाहर कम होता है तो इसके कारण हमारे शरीर में स्थित जो वायु दबाव बनाती है, और उस दबाव के कारण हमारे कुछ शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। तो हमें नौजिया, उल्टी जैसी फीलिंग आना या नाक में से खून बहना, ये सारी स्थितियाँ होती हैं। और यही जो कहाँ से आते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों से कहाँ पर आते हैं, मैदानी क्षेत्र में आते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। जब भी वो आएंगे तो उनकी नाक में से खून वगैरह बहता है, कई लोगों के, सभी के नहीं, लेकिन बहने लग जाता है। तो ये किसके कारण है? वायुदाब के अंतर के कारण। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार ये प्रश्न में भी आया है कि वायुदाब अगर हम देखें, मान लीजिए मैदानी क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, और मान लीजिए सागर है, ये सागर, ये सागर, तो कहाँ पर वायुदाब सबसे अधिक होगा? यह एक प्रश्न कई बार जनरल नॉलेज के हिसाब से पूछा जाता है, वायुदाब सबसे अधिक कहाँ होगा? तो वायुदाब सबसे अधिक वहाँ होगा जहाँ पर वायु की परतें उसके ऊपर सबसे अधिक होगी। तो वायु की परतें सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाएंगी? ये देखिए, ये भाग ऊंचा है, तो इसके ऊपर कितनी वायु की परतें हैं? इतनी है। ये उससे और नीचा है, तो इस पर वायु की परतें कुछ और ज़्यादा हैं। और ये मैदानी क्षेत्र पे है, तो यहाँ पर उससे और ज़्यादा है। और अगर हम सागर पे जाएं तो सागर में जो कि सबसे नीचे है, तो उसमें सबसे ज़्यादा वायु की परतें हैं। तो मैदानी क्षेत्र की तुलना में जो सागरीय क्षेत्र है, जहाँ पे जल का लेवल ये है, तो वहाँ पर जो परतें हैं किसकी? वायु की, वो मैदान की तुलना में भी बहुत अधिक है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वायुदाब कहाँ पाया जाएगा? सागर सतह पर। उसके बाद कहाँ पाया जाएगा? मैदानों में, फिर पठारों में, और फिर कहाँ पर? पर्वतों में। अगर मैं गलत बोल गया तो मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा वायुदाब पाया जाएगा सागरीय सतह पर, उससे कम पाया जाएगा मैदानों में, उससे कम पाया जाएगा पठारों में, और उससे कम पाया जाएगा पर्वतों में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम आगे चलें तो वायुदाब नापने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स हैं या जो काम में लिए जाते हैं सामान्य तौर पर, वो कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो है मर्करी बैरोमीटर। मर्करी बैरोमीटर में एक कांच की नली में पारा भरा हुआ होता है, और उससे हम नापते हैं। ठीक है, जो कांच की नली है वो, उसमें क्या पाया जाता है कि 0.1 ऊंचाई जो है, उस नली में पारे की ऊंचाई जो अगर 0.1 इंच है तो वो 3.4 मिलीबार को प्रदर्शित करती है। ठीक है, 45 डिग्री अक्षांश पर, अलग अलग अक्षांश पर वायुदाब अलग अलग रह सकता है, अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग रह सकता है, लेकिन 45 डिग्री अक्षांश पर सागर तल पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो प्रमाणिक या स्टैंडर्ड जो वायुदाब है वो कितना होता है? 1013 मिलीबार। तो इसको समझे अगर हम, तो ये सागर तल है, सागर तल पे कितने डिग्री अक्षांश पर? 45 डिग्री अक्षांश पर। तापमान कितना बताया? 15 डिग्री सेंटीग्रेड बताया। इस पर कितना पाया सागर तल पर? 1013 मिलीबार। ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर या मानक वायुमंडलीय दाब, ठीक है, ये पाया जाता है। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें कि अगर ये तो हमने बताया किसके ऊपर? 45 डिग्री पर, और मरकरी उससे नापा हमने। अगर इसको हम डाइन्स में व्यक्त करें, डाइन क्योंकि प्रेशर की इकाई है, वायुदाब की इकाई है, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर सतह पर 1000 डाइन के बराबर होता है दाब। जैसे कि हमने पढ़ा था पहले, 1000 डाइन का मतलब लगभग 1 किलोग्राम होता है।
तो एक डाइन 1 मिलीग्राम के बराबर है, तो 1000 डाइन मतलब 1 किलोग्राम के लगभग ही हो गया। तो इतना ही वायुदाब का हमारे ऊपर प्रति सेंटीमीटर क्षेत्र पर देखने को मिलता है। अब वायुदाब का जो मेजरमेंट है वो अगर हम देखें, और इक्विपमेंट भी है उसको नापने के लिए, जैसे एक तो मरकरी साधारण वायुदापी है, एक मरकरी बैरोमीटर जिसको 14 बैरोमीटर कहा जाता है, एक निद्रव वायुदापी यानी एनरॉयड बैरोमीटर जिसमें द्रव्य कम पाया जाता है या होता ही नहीं, आदि उपकरणों से नापा जाता है। इसके अलावा और कौन से इक्विपमेंट हैं? इसके अलावा एक और इक्विपमेंट है बैरोग्राफ, माइक्रो बैरोग्राफ। ठीक है, तो अब आपको कितने इक्विपमेंट हो गए इसके अंदर? एक तो वायुदाब नापने के लिए मरकरी बैरोमीटर, निद्रव, साधारण, ठीक है, एनरॉयड यानी एनरॉयड बैरोमीटर भी हो गया, मरकरी बैरोमीटर मतलब 14 बैरोमीटर हो गया, बैरोग्राफ हो गया और माइक्रो बैरोग्राफ हो गया। ठीक है, ऊंचाई के साथ जो वायुदाब है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। ऊंचाई के साथ प्रति 600 फीट पर 1 इंच या 3.4 मिलीबार की दर से गिरावट होती है। तो ये समझे, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वायुदाब की परतें कम होती जाएंगी, तो दबाव उस स्थान पर कम होता जाएगा जो ऊंचा होता जा रहा है। तो कितने पे? 600 फीट अगर हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब जो है कितना? 3.4 मिलीबार कम हो जाता है 600 फीट जाने पे। लेकिन ये बराबर उसी दर से नहीं चलता है, ऊपर जाने पे वायुदाब और तेज़ी से घटता है। उसका कारण क्या है? वायु विरल हो जाती है और ऊंचाई होने पे वायुदाब और तेज़ी से घटता है। ठीक है, और इसी कारण लगभग 1800 फीट की ऊंचाई पर वायुदाब 40 मीटर मान लें या 1800 फीट ऊंचाई, वो वायुमंडलीय दाब लगभग आधा हो जाता है। आधा हो जाता है यानी स्टैंडर्ड जो वायुदाब है हमारा 1013, उसका वो है आधा हो जाता है। कहाँ पर? 540 मीटर पर। कितने पे? 540 मिलीमीटर पर या 1800 फीट पर वायुदाब आधा रह जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम ये देखिए। अब ये जो स्टैंडर्ड स्थानिक, या इसमें हम क्या देखते हैं, सॉरी एक मिनट, जो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या वायुदाब है उसमें स्थानिक यानी समय के हिसाब से और काल के हिसाब से भी परिवर्तन देखने को मिलता है। स्थानिक परिवर्तन भी है और कालिक परिवर्तन भी दिखता है। और जो कालिक परिवर्तन के अंतर्गत वायुदाब की दैनिक और ऋतुवत विभिन्नताएं भी आती हैं। कालिक का मतलब है समय के अनुसार, महीनों के अनुसार, दिन के अनुसार और या फिर हफ्तों के अनुसार परिवर्तन आता है किसमें? वायुदाब में। और उसके कारण ऋतुवत भिन्नताएं भी आती हैं और दैनिक भिन्नताएं भी आती हैं। अलग अलग ऋतु में अलग अलग तरीके का वायुदाब हम महसूस करते हैं। ये जो तालिका हमने नीचे दी है उसको भी हम पढ़ेंगे। पहले एक और चीज़ देखें हम कि ये कि 45 डिग्री अक्षांश पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर परिकलित जो हमारा वायुदाब वो कितना है? 1013। जो 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर हम पहुंच जाएं तो कितना रह जाता है? केवल 540 मिलीबार, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये 540 मीटर। ठीक है, वहाँ पर जाते हैं तो यह आधा रह जाता है। ठीक है, तो अब ये तालिका भी हम देख लें। इसके अंदर ये जो तालिका है इसमें इधर तो हमारी सागर तल से ऊंचाई दी हुई है, ये कितनी है? 5 किलोमीटर दी हुई है ना। और ये कितना है? तापमान है यहाँ पर कितना है? वायुदाब है। और यहाँ पर कितना है? घनत्व है। ठीक है, तो अगर हम देखें, एक मिनट में कोई इसमें करेक्शन करना है, ये कुछ गलती ऊपर, ये वाला जो पॉइंट है इसमें कुछ गलती है, इसको हम अभी बाद में करेक्ट करेंगे। अब देखते हैं हम आगे कि जो मानक वायुदाब और तापमान में क्या हमको अंतर देखने मिलता है। तो अगर देखें, सागर तल से 0 किलोमीटर की ऊंचाई है और तापमान कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये सब कहाँ पे निकाला हमने? 45 डिग्री अक्षांश पर है ये स्टैंडर्ड जो हमने निकाला है।
तो वहाँ पर हमारा जो वायु दाब है 1013 मिलीबार पाया जाता है। और वायु का घनत्व भी देखिए 1.23 kg प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं, मीटर क्यूब ही है। ठीक है, घनत्व, ये वायु के घनत्व की बात हो रही है। अगर अब हम आगे देखें, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं ये, ठीक है, तापमान भी वायु का कम हो रहा है, लेकिन साथ ही वायुदाब भी तेजी से घट रहा है। ठीक है, शुरू में तो कम तेजी से घटता है और बाद में बहुत तेजी से घटता है, आप अगर ध्यान दें तो जैसे जैसे 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचे नीचे से तो 896 हो गया, फिर 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचे तो 795 हो गया, फिर 3 किलोमीटर की ऊंचाई पे 701 मिलीबार रह गया, और 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये है 540, यानी यहाँ का आधा रह गया। जो मैं करेक्शन कर रहा था ना यहाँ पे की गलती की है इन्होंने, वो यही गलती की है इस बुक में कि यहाँ पर ऊंचाई लिख दी जबकि ये वायुदाब की बात करनी थी। ठीक है, ठीक है, अब आगे चले अगर हम, तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे वायुदाब भी घट रहा है। ठीक है, तो एक जो क्वेश्चन हम याद रख सकते हैं वो ये है कि 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग वायुदाब आधा रह जाता है मानक वायुदाब का। ठीक है, ये जो चार्ट है ये मॉर्गन एंड मॉर्गन से लिया गया है और ओलिवर हॉडर ने भी इसको, हिडोर ने भी इसको रेफर किया था। अब हम देखें सामान्य तौर पर सागर तल पर वायुदाब क्षेत्रीय स्तर पर इतना रहता है, रीजनली सामान्य तौर पे कितना, 982 मिलीबार से 1033 के बीच में रहता है। लेकिन कभी कभी हमको एक्सट्रीम वायुदाब भी देखने को मिलता है, वो रेयरली होता है, कभी कभी होता है। तो अधिकतम वायुदाब जो आज तक नापा गया है वो है रूस में अगाता में 1083 1083.8 मिलीबार। और ये कब नापा गया था, ये नापा गया था 31 दिसंबर 1968 रूस में अगाता नाम के स्थान पे। रूस आपको पता है बहुत बड़ा है और इसका जो इंटीरियर रीजन है अगाता, जहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा सर्दियों के दिनों में ये नापा गया होगा। ठीक है, अब हम देखें इसके अलावा 12 अक्टूबर 1979 को सबसे कम वायुदाब गुआम के पास नापा गया था, प्रशांत महासागर में। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि सबसे अधिक रूस में अगाता स्थान पर 1038 और गुआम प्रशांत महासागर में 1968 में सबसे कम 870 मिलीबार अंकित किया गया। ठीक है, अब जो वायुदाब है उसमें हमको ये देखने को मिलता है कि मौसमी परिवर्तन होता है। ग्रीष्म काल में जो हमारा ग्रीष्म काल है, गर्मियों में वायुदाब कम मिलता है और शरद काल में या विंटर्स में वायुदाब जो है हमारा काफ़ी अधिक मिलता है। ठीक है, अगर देखा जाए इस चीज़ को तो इन दोनों के बीच में वायुदाब और प्रेशर के बीच में हम देखें तो विपरीत संबंध देखने को मिलता है इनके बीच में हमारे को। विपरीत संबंध कैसे, प्रेशर और वायुदाब, सॉरी प्रेशर एंड टेम्परेचर, इनके बीच में हमको इन्वर्स रिलेशनशिप या विपरीत संबंध देखने मिलता है। अगर वायुदाब, तापमान जहाँ कम होगा वो वायुदाब अधिक होगा, जहाँ तापमान कम होगा वहाँ तो वायुदाब अधिक होगा, और तापमान ज़्यादा होगा वो वायुदाब कम देखने को मिलेगा। ये इनके बीच में विपरीत संबंध को दर्शाता है। ये विलोम संबंध वाली बात हो गई। अब इसी तरह अब समदाब रेखाएं किन्हें कहते हैं, समदाब रेखाएं, या फिर हम कहें कि ऐसी रेखाएं जिनको कि हम आइसो बार भी कहते हैं, आइसो बार या समदाब रेखाएं, ये वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो मानचित्र पर बनाई जाती हैं, सागर तल के लेवल पर बनाई जाती हैं, और वे
समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़कर बनाई जाती है। जहाँ जहाँ वायुदाब समान होता है उन स्थानों को मानचित्र पर बनाई गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, समदाब रेखाएं या आइसोबार कहते हैं। ठीक है, आगे चलें हम इसके बाद। अब जो हमने सारणी पढ़ी थी उसमें वायुदाब का वितरण दिखाया गया है, लंबवत वितरण को दर्शाया गया है। और लंबवत वितरण जो है वह जो वायुमंडल का वितरण है उसमें फ़र्क किस किस चीज़ का पड़ता है, सागर तल की ऊंचाई का फ़र्क पड़ता है, वायुमंडल के तापमान का फ़र्क पड़ता है, पवन संचार, पृथ्वी का घूर्णन, जलवाष्प, वायुमंडलीय तूफान। तो ये सब कारक हैं एक तरह से जिनका प्रभाव वायुमंडलीय दाब पर पड़ता है। किस किस पे, किस किस का, ऊंचाई का, ऑल्टीट्यूड, वायुमंडलीय तापमान टेम्परेचर, पवन संचार एयर सर्कुलेशन, पृथ्वी का घूर्णन यानी रोटेशन ऑफ अर्थ, जलवाष्प ह्यूमिडिटी और वायुमंडलीय तूफान, इनका फर्क पड़ता है ना। अब हम आ जाते हैं प्रेशर ग्रेडियंट या दाब प्रवणता किसे कहा जाता है, दाब प्रवणता या प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, तो वायुदाब जो है वो हमेशा याद रखिए ऐसे उच्च वायुदाब होता है या निम्न वायुदाब होता है, बट हमेशा ये है वायुदाब हमेशा सापेक्ष होता है, तुलनात्मक होता है कि इस स्थान पर वायुदाब मान लीजिए 1013 है और इस स्थान पर 1015 है, तो ये उच्च हो गया और ये इसकी तुलना में ये लो हो गया, लो प्रेशर हो गया और इसको हम हाई प्रेशर कहेंगे। लेकिन इससे ऊंचा भी मान लीजिए कोई 1083 है तो इन दोनों से उच्च वायुदाब हो गया, परंतु इसकी तुलना में ये लो प्रेशर हो गया। तो वायुदाब हमेशा सापेक्षिक रूप से दर्शाया जाता है। ठीक है, और हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब दो स्थानों के बीच में जो वायुदाब में हमको अंतर देखने को मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, दो स्थानों के बीच में जो अंतर, मान लीजिए कोई स्थान है, ये ए स्थान है और ये बी स्थान है, मान लीजिए यहाँ पे उच्च दाब है और यहाँ पे निम्न दाब है, तो इनके बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट या वायुदाब प्रवणता देखने को मिलती है। यदि समदाब रेखाएं पास पास हैं तो वायुदाब प्रवणता अधिक है, यानी वायुदाब तेजी से बदल रहा है, और अगर समदाब रेखाएं दूर दूर है तो वायुदाब प्रवणता कम है। और यही कारण है, इसी कारण हम कहते हैं कि दाब प्रवणता अधिक है या गलत है। इसको इस डायग्राम से भी आप समझिए, ये डायग्राम दिया हुआ है सामने आपके। तो ये जो डायग्राम है इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, 1018 आपको देखने को मिल रहा है मिलीबार, यहाँ पे 1010 देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये समदाब रेखाएं हैं, ये समदाब रेखा, ये समदाब रेखा, ये समदाब रेखा, ये समदाब रेखा 1016, 1014, 1012, 1010। मतलब ये 1010 का मतलब ये है कि ये ऐसे स्थानों को जोड़ रही है जो कि 1010 मिलीबार वाले हैं। 1012 का मतलब ऐसे स्थानों को जोड़ रही है यहाँ पर वायुदाब 1012 है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि वायुदाब की रेखाएं दूर दूर हैं, तो ये बताया गया है कि न्यून दाब प्रवणता है, कम है दाब प्रवणता। लेकिन इसी की तुलना में यहाँ पर अगर आप देखें तो दाब प्रवणता तीव्र है, ये समदाब रेखाएं ज़्यादा पास है, तो इसके कारण हम कहते हैं कि वायुदाब प्रवणता इधर अधिक है, स्टीप यानी तेज है या तीव्र है तुलनात्मक रूप से। तो हमेशा वायुदाब तुलनात्मक रूप से देखा जाता है, यहाँ पे कम दाब प्रवणता है और यहाँ पर अधिक पाए। अब वायु कैसे चलती है, वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, और वायु का प्रयास यही होता है कि वह, क्या प्रयास होता है कि वह समदाब रेखाओं को समकोण पर काटे। प्रयास यही रहता है समकोण पर काटे, लेकिन अन्य कारकों से, गुरुत्वाकर्षण बल हुआ या कोरियोलाइज बल हुआ या पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न विक्षेपक बल हुआ, इसके कारण उसकी दिशा में परिवर्तन आ जाता है। हम देखें वायुदाब के प्रकार। वायुदाब के प्रकार अगर हम देखें तो हम उनको दो मोटे तौर पर डिवाइड कर सकते हैं, उच्च वायुदाब और न्यून वायुदाब। उच्च वायुदाब तो वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कि केंद्र में वायुदाब अधिक है और उसके आसपास के क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से वायुदाब कम होता है। लेकिन समदाब रेखाओं का, इनको हम सिस्टम के रूप में ही बताते हैं क्योंकि तंत्र के रूप में पाए जाते हैं।
एक तो सिस्टम के रूप में देखें तो उच्च वायुदाब सिस्टम और दूसरा निम्न वायुदाब सिस्टम। पुनः इन्हें 3 उप प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला है अर्धस्थायी उच्च व निम्न वायुदाब, ठीक है, ये अर्धस्थायी हो गया एक तो। दूसरा हो गया अस्थायी या अल्पकालिक उच्च दाब व निम्न दाब, और तीसरा है गतिशील या प्रवासी उच्च व निम्न दाब। तो इस तरह से 3 प्रकार हो गए। अर्धस्थायी, स्थायी तो है ही नहीं क्योंकि स्थायी फिनोमिनन है ही नहीं, बदलता रहता है। अर्धस्थायी या निम्न वायुदाब उच्च व निम्न वायुदाब सिस्टम। दूसरा है अस्थायी और अल्पकालिक, 2 चीज़ जुड़ी हुई है इसमें, ठीक है। ये क्या है? अर्धस्थायी उच्च व निम्न वायुदाब सिस्टम, और ये है स्थायी एवं अल्पकालिक उच्च एवं निम्न दाब वायुदाब सिस्टम। और तीसरा है गतिशील या प्रवासी उच्च एवं निम्न वायुदाब सिस्टम। तो अगर हम देखें, ये हमें पता है कि जो अर्ध यानी पहला वाला प्रकार था वह वृहत स्तरीय मौसम की घटना है, मतलब बड़े पैमाने पर होने वाली घटना है, लार्ज स्केल वेदर फिनोमिनन है तथा विस्तृत क्षेत्र पर फैले हुए होते हैं, विस्तृत क्षेत्र को आच्छादित करते हैं। कौन? ये अर्ध वायुदाब सिस्टम, चाहे से निम्न वायुदाब के हों या उच्च वायुदाब के हों। मासिक, मौसमी एवं वार्षिक मौसम मानचित्र पर प्रदर्शित इनकी अवस्थिति के आधार पर क्षेत्र विशेष की मासिक, मौसमी और वार्षिक मौसम संबंधी दशाओं का बोध होता है। तो यानी मेनली क्लाइमेटिक कंडीशंस है या मौसमी दशाएं हैं, वेदर कंडीशंस हैं, वो इसी यानी जो पहला वाला प्रकार है इसी के बेसिस पर प्रेडिक्ट की जाती हैं, बताई जाती हैं, ठीक है। इसके विपरीत जो अस्थाई वाला, जो सेकंड वाला है हमारा, ये सेकंड वाला जो है, ये जो सेकंड वाला है, ये अल्पकालिक शब्द ही दिया हुआ है, ठीक है। ये कैसा होता है? टेम्पररी होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, और इसके आधार पर अल्प अवधि वाली मौसमी दशाएं देखने को मिलती हैं। अल्प अवधि तो समझते ही हैं, अल्प अवधि का मतलब थोड़ी देर के लिए। और इनके द्वारा दैनिक मौसमी दशाओं के बारे में हमको पता चलता है। दैनिक, वहाँ पे क्या था? मासिक हुआ या वार्षिक हुआ या अर्धवार्षिक हुआ, उनका पता चलता है, उनका बोध होता है। और इनकी आकार व स्थिति जल्दी जल्दी बदलती रहती है, ठीक है। और इन्हें प्रमुखता से दैनिक मौसम मानचित्रों पर दर्शाया जाता है, जबकि उनको किस पे दर्शाया जाता है? इनको हम देखते हैं मौसमी, मासिक व वार्षिक, महीने के हिसाब से, मौसम के हिसाब से और वार्षिक। इन मौसम दशाओं में अर्धवायु, अर्धस्थायी वालों को दिखाया जाता है, ठीक है। अब आगे देखें उच्च वायुदाब सिस्टम। उच्च वायुदाब सिस्टम क्या होता है? उच्च वायुदाब सिस्टम केंद्र में तो अधिकतम वायुदाब होता है और केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब में कमी होती जाती है। न्यूनतम वायुदाब परिधि पर होता है इस सिस्टम के, और केंद्र में उच्च वायुदाब होता है। मौसम मानचित्र में इनको एच के द्वारा दर्शाया जाता है, एच यानी हाई द्वारा दर्शाया जाता है, और ये इन्हें प्रति चक्रवात या एंटी साइक्लोन भी कहा जाता है, ठीक है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, एंटी साइक्लोनिक दशाएं, इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। इस उच्च वायुदाब सिस्टम को प्रति चक्रवात भी कहते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं प्रति चक्रवात? ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब मेखला में बहुतायत में पाए जाते हैं। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण यानी टेम्परेट, टेम्परेट जोन के अंदर ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन भूमध्य रेखीय मंडल पर इन सर्वदा होते ही नहीं, पाए नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर पे हाई प्रेशर हो ही नहीं सकता, इसलिए वहाँ नहीं मिलते हैं। प्रति चक्रवात उच्च वायुदाब सिस्टम में हवाओं का प्रवाह अपसरणी होता है, मतलब अगर हाई प्रेशर अंदर है और बाहर लो प्रेशर है तो वायु अंदर से बाहर की ओर आती है। अपसरणी यानी डाइवर्जेंट, अंदर से बाहर की ओर आने वाला प्रवाह हमको देखने को मिलता है। यानी केंद्र में हाई प्रेशर है तो बाहर की ओर वायु निकलेगी या प्रवाहित होती है, ठीक है। और ये जो वायु है, ये इसमें हमको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग दिशाएं देखने को मिलती है। उसका कारण हम बाद में पढ़ेंगे, वो इस चैप्टर में नहीं है अभी। लेकिन
वह क्या है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल, परंतु दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ कैसे मिलते हैं, घड़ी की सुई के प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित होते हैं। यानी अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, अगर यहाँ पर हमारा एक एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है यानी हाई प्रेशर है, तो घड़ी की सुई की दिशा में यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, यानी इस तरह से प्रवाह देखने को मिलेगा वायु का, घड़ी की सुइयों के दिशा में अंदर से बाहर जब आएगी। और जबकि दक्षिणी गोलार्ध है तो दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में प्रवाहित करती हुई अंदर से बाहर की ओर वायु आएगी। तो ये हमारा हाई प्रेशर सिस्टम हो गया। ठीक है, उच्च वायुदाब का जो सिस्टम है, ठीक है, इसे हम मौसम रहित सिस्टम भी कहते हैं, वेदरलेस फिनोमेनन कहते हैं, क्योंकि इसमें मौसमी दशाएं कम देखने को मिलती हैं और शांत रहता है अधिकतर जो है। और अब ये है कि उच्च वायुदाब सिस्टम जो है, ये दो तरीके से इसका जन्म होता है। एक तो है तापीय प्रक्रिया के द्वारा और एक दूसरा गतिक प्रक्रिया के द्वारा। तापीय का मतलब अगर वायुदाब अत्यधिक होगा तो कब होगा, शीतलन के कारण, सर्दियों में होगा या ठंडे इलाकों में होगा जहाँ पे कि तापमान काफ़ी घट जाता है और फिर वायुदाब उच्च हो जाता है। गतिक प्रक्रिया के कारण कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे वायु ऊपर से नीचे बैठती है, जैसे हमको पता है 30 से 35 डिग्री का क्षेत्र है, वहाँ पे वायु ऊपर से नीचे बैठती है, गर्म इलाकों से आके कहीं पे बैठती है, तो गतिक प्रक्रियाओं के कारण निर्माण होता है वहाँ पे किसका, उच्च वायुदाब का, तो वायु के अवतलन के कारण। तो वह गतिक प्रकार है। तो यानी उच्च वायुदाब बनने के दो तरीके हो गए, एक तो तापीय प्रक्रिया के आधार पर और एक दूसरा गतिक प्रक्रिया के आधार पर। ठीक है, इस आधार पर हम उच्च वायुदाब को हम दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो है शीत उच्च वायुदाब सिस्टम। शीत मतलब ठंडा, ठंड के कारण, तापीय कारण से, और इनका निर्माण ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है, अत्यधिक न्यून तापमान, बर्फीली सतह के कारण होता है। ठीक है, और जबकि जो दूसरा प्रकार है जिसको कि हम उष्ण उच्च वायुदाब सिस्टम कहते हैं, वो कौन सा था, शीत उच्च वायुदाब सिस्टम, और ये कौन सा है, उष्ण उच्च वायुदाब सिस्टम। इसका निर्माण अयन वृत्तीय क्षेत्र में होता है। कौन सा क्षेत्र में होता है, अयन वृत्तीय क्षेत्रों में होता है। और अयन वृत्तीय समझते हैं ना आप, अयन रेखाओं के बीच में 23.5 डिग्री उत्तर 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में होता है और ऊपर से हवाओं के अवतलन के कारण होता है। ठीक है, इस तरह से स्पष्ट है कि शीत एवं उष्ण वायुदाब सिस्टम जो क्रमशः तापीय और गतिक कारकों से उत्पन्न होते हैं। यानी उच्च वायुदाब सिस्टम के हमने दो टाइप कर दिए। कौन कौन से दो करें, अभी आपको थोड़ा और दिखा देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। एक तो हमने कर दिया कौन सा, शीत उच्च वायुदाब सिस्टम, ठीक है, और एक दूसरा कौन सा कर दिया हमने, उष्ण उच्च वायुदाब सिस्टम। शीत वाला बनता है किसके कारण, अत्यधिक ठंडा होने के कारण, या फिर बर्फीली सतह पे बनता है या ठंड बहुत ज़्यादा है, जबकि